हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 10 और आप मेरे साथ कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व। इसमें हम करते हैं हर चैप्टर का क्विक रिवीजन और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। और उसी तरह आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर आर एनवायरनमेंट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, राइट। बट बिफोर मूविंग अहेड, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, कोर्स बुक्स, सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं, उनके सारे वीडियोस चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं। और यही नहीं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें आपको कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ दी बेस्ट टीचर्स एंड क्वालिटी कंटेंट, राइट। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, वो है ये, दैट इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, व्हाई इज इट यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई। क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूं, ये चैप्टर जो है, जैसा कि हमने रिवीजन किया, फिर एमसीक्यूज किए, फिर शॉर्ट आंसर्स किए, तो ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, राइट। बट इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। अब जब मैंने आपको एमसीक्यूज कराए थे तो मैंने बोला था वो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, और फिर हमने किए शॉर्ट आंसर्स। और ये जो लॉन्ग आंसर है ना, इसका जो क्वेश्चन है वो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। हो सकता है इसका एक आध पार्ट आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाए, या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाए, राइट। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आपको इंडिकेट करना है फ्लो ऑफ एनर्जी की एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है इकोसिस्टम में, और वो यूनिडायरेक्शनल क्यों है, मतलब एक ही दिशा में क्यों जाती है, इधर उधर क्यों नहीं जाती। तो उसका रीजन क्या है, क्या होता है कि एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स मैंने आपको बताया है। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? इट इज ऑलवेज द सन। बेसिकली जो फूड चेन है उसमें एनर्जी कहां से आई, सन से आई है। अब होता क्या है कि सन ने दे दी एनर्जी, सन से एनर्जी कितनी आती है, हम इसे रिवाइज करते चलेंगे। सन से आती है एनर्जी 1%, राइट। और ये 1% एनर्जी फिर दे दी जाती है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाने वाला है, तो प्रोड्यूसर के पास एनर्जी जाती है, और फिर प्रोड्यूसर से ये एनर्जी जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर में, और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद किस में जाएगी एनर्जी, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर जाएगी टर्शरी कंज्यूमर। और ये जो अलग अलग लेवल्स हम देख रहे हैं, ये है हमारे ट्रॉफिक लेवल। यही होता है, यही अपन ने पढ़ा है। अब यहां पे पूछा है यूनिडायरेक्शनल क्यों है, इसको आपको करना है जस्टिफाई। तो अब क्या होता है कि हाँ, मैंने पढ़ा है कि फूड चेन में एनर्जी जा रही है, एक ही तरफ जा रही है, वो है यूनिडायरेक्शनल, लेकिन आप इसे जस्टिफाई कैसे करोगे, इतना तो आपको भी पता है ना। जस्टिफाई करने का तरीका क्या है कि भाई हम ये बता रहे हैं, हमने ये पढ़ा है आपसे क्या, कि ये जो प्रोड्यूसर है ये आगे सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचाएगा, और 90% एनर्जी जो है, 90% एनर्जी जो है इट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, सही है। फिर आगे वापस से हर बार 10% एनर्जी, 10% एनर्जी और 10% एनर्जी जाती है, लेकिन हमेशा 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। और कहां लॉस्ट होती है, इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और कहां जाती है हीट के फॉर्म में, तो वापस जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इसी में जाती है, एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब आप सोचो 10% एनर्जी यहां चली गई, 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में हीट के फॉर्म में खो गई, तो भाई और कोई तो तरीका ही नहीं है इसके पास जाने के लिए, कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि सन से वापस ये जो एनर्जी जाती है वो एक ही दिशा में जाती है, समझ रहे हो। 90% तो गुम गई ना हीट के फॉर्म में, तो वो तो कहीं जा ही नहीं सकती, और जो आगे 10% जा रही है वो तो यूटिलाइज हो जा रही है और आगे बढ़ जा रही है, यूटिलाइज हो जा रही है और आगे बढ़ जा रही है। दैट इज वाई इट डज नॉट हैव एनी वे
उसके पास कोई और रास्ता नहीं है किसी और डायरेक्शन में जाने का। जस्टिफिकेशन समझ में आया? और हमेशा जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा बताओ, मेंशन करो एक्चुअली में जो इकोसिस्टम में फूड चेन है, चाहे वो एक्वेटिक हो या वो कोई सी भी हो, इस फूड चेन में एनर्जी कहां से आई? सन से आई। कितनी आई? 1% आई। और उस 1% का 10 फॉरवर्ड 90 घूम गया, 10 फॉरवर्ड 90 घूम गया, यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? आइए देखिए आंसर कैसे लिखना है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज एज फॉलोज। कैसा होता है? सन के बाद प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर भी लिख सकते हो। ये तो दिखा दिया, ये तो हमें मालूम है। उसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी यूनिडायरेक्शनल होती है। एनर्जी एंटर्स द प्लांट फ्रॉम सन। प्लांट में अब इसी को देखो, अपन कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो ये अपन ने ये वाली लाइन लिखी है ना, इस लाइन को अपन समझा रहे हैं। ये जो अपन ने फूड चेन बनाई है, इस फूड चेन को हम समझा देंगे। कैसे समझा देंगे? एनर्जी जो एंटर कर रही है प्लांट्स में सन से थ्रू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ फूड, वो कब आई? जब फूड बन रहा था, फोटोसिंथेसिस जब हुआ। उसके बाद दिस एनर्जी इज देन पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन फूड चेन। उसके बाद ये एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे हो रही है पास ऑन। वो तो दिख भी रहा है, वही समझा रहे हैं अपन, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। एक हमने जो की फैक्टर लिखा है ना, उसी को लेके हम सारी बात कर रहे हैं। आगे देखो, द एनर्जी गिवन आउट बाय ऑर्गेनिज्म एज हीट इज लॉस्ट। जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म दे देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हो जाती है लॉस्ट। ठीक है, टू द एनवायरमेंट। कहां जाती है लॉस्ट होके? एनवायरमेंट में। इट डज नॉट रिटर्न टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। वो वापस नहीं आती कि उसे कोई ऑर्गेनिज्म यूज कर सके। दिस मेक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल। और यही रीजन है कि वो वापस नहीं आ रही। वो तो गुम गई ना, 90% तो गुम गई, 10% आगे जाती जा रही है। और जो गुम गई वो वापस नहीं आ रही। जो 10% आगे जा रही है वो भी पीछे नहीं आती, आगे ही जाती है नए नए ऑर्गेनिज्म में। और इसी वजह से एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में जाने वाला होता है। क्लियर? इजी है, समझ में आ गया? ऑल राइट, वेरी गुड। See the next question. What are decomposers? देखो, प्रोबेबिलिटी अगर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है वो समझो भाई। जैसे ही आर एनवायरनमेंट चैप्टर दिमाग में आता है, बायोडिग्रेडेबल, मैं अभी रिवाइज कर लेता हूं। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ा है मैंने, फिर मैंने फूड चेन और फूड वेब पढ़ा है, फिर मैंने ट्रॉफिक लेवल पढ़ा है, फिर उसके बाद मैंने फ्लो ऑफ एनर्जी 10% लॉ पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है, ये उनको भी पता है। लेकिन वो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पढ़ रहे थे, वहां हो रहा था ब्रेकडाउन, है ना। और वो ब्रेकडाउन किसने किया? डीकॉम्पोजर्स ने किया। और डीकॉम्पोजर को अगर तुमने नहीं रिवाइज किया तो वहीं पकड़े जाओगे, समझे? तो वहां पकड़े नहीं जाना है, वो हमें पता है। तो हमसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा ऐसा लगता है टीचर्स को कि बच्चों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये पूछ लेना चाहिए। लेकिन आपने इस पे दिया है पूरा ध्यान, मैं लेकर आई हूं। क्या? व्हाट आर डीकॉम्पोजर्स? डीकॉम्पोजर्स होते क्या हैं? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एब्सेंस इन इकोसिस्टम? और अगर ये किसी दिन खत्म हो जाए पूरे इकोसिस्टम से, तब क्या होगा? ठीक है, तो डीकॉम्पोजर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज और फंजाई। इन दोनों को हम कहते हैं कि आप हो भाई डीकॉम्पोजर, जो क्या करने वाले हैं, इनका काम क्या है? टू ब्रेक डाउन, है ना। जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उस मैटर पे ये फीड करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन देयर बॉडी, है ना। उनके बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तोड़ तोड़ के ही अपना खाना खाते हैं। ये इनका नॉर्मल प्रोसेस होता है। और हमने लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर इसी साल 10th में सबसे पहले पढ़ा था बायोलॉजी में, वहां हमने ये पढ़ा था कि ये जो डीकॉम्पोजर्स हैं, दे आर दी स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर। नेचर की सफाई करने वाले होते हैं। तो भाई अगर ये नहीं होते तो नेचर की सफाई नहीं होती ना। कौन खाता वो सड़े हुए मरे हुए प्लांट और एनिमल को? कोई नहीं खाता ना। तो ये डीकॉम्पोजर उनको हटाने के लिए बहुत जरूरी है। सपोज आप कार में बैठ के कहीं जा रहे हो। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या हुआ कि आई वॉज सिटिंग इन अ कार विथ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, और मैं कहीं जा रही थी और मैंने कोई फ्रूट खाया, एंड दैट वाज दी
वो बनाना, आई लाइक बनाना, सो आई एट बनाना। और मैंने वो खाकर उसका छिलका बहुत देर मैंने हाथ में रखे रही, फिर मुझे कहीं डस्टबिन नहीं दिखा, तो मैंने रोड के साइड में एक जगह एक प्लांट के पास जाके, मतलब प्लांट भी एक्चुअली नहीं था, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी थी, वहां जाके मैंने उसे डाल दिया। तो देवर लाइक शिट, तुम बायोलॉजी पढ़ाती हो, ओ गॉड तुमने ये कचरा यहाँ फेंक दिया, तुम क्या ही बच्चों को पढ़ा रही हो भैया, क्या तुम डॉक्टर हो, कैसे तुमने काम किया, तुमने रोड पे कचरा फेंक दिया, ओ गॉड। तो आई वाज लाइक वो क्या है कि ये क्या है, ये है बायोडिग्रेडेबल, इससे पोल्यूशन कॉज नहीं होने वाला है, और मैंने बीच में नहीं फेंका है, मैंने साइड में फेंका है, तो कोई गिरने नहीं वाला, और वहां की जो ग्रीनरी है वो इसके न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकता है। एंड आई वन ओवर देयर, दे वर क्वाइट, भाई मैं जीत गई, मैंने लॉजिक बता दिया ना कि क्यों किया ऐसा, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें ऐसा करना है। हाँ वो मुझे शायद नहीं करना था, लेकिन मैंने लॉजिकली सोच के ऐसा किया, ठीक है। तो मुझे पता था कि वो हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा, तो कोई प्लांट उसे यूज कर सकता है, इट इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रिएंट एट द एंड ऑफ द डे, राइट। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद द डिकम्पोजर्स। ये जो डिकम्पोजर्स हैं, अगर ये नेचर में नहीं होते तो वो चीजें जो हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, ना प्लांट हो पाता, ना डेड एनिमल, ना डेड प्लांट, ना कोई डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब कुछ डिकम्पोज नहीं हो पाते, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है, समझ गए। अगर नहीं होगा, अगर डिकम्पोजर नहीं है एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट साफ रखने में हमें परेशानी आएगी, ब्रेकडाउन नहीं होगा, समझ गए। ये हो गया अपना लास्ट वाले पार्ट का आंसर, और पहला पार्ट है बैक्टीरिया और फंजाई जो ब्रेकडाउन करते हैं, खाना खाते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से। खत्म। आ जाओ, देखो, microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organism। ये तोड़ते हैं ना, ठीक है, अभी अपन ने डिस्कस किया। These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substance into simple organic substance that go into the soil and are used up by once more by the plant। ये क्या करते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोजर्स है। क्यों कहलाते हैं डिकम्पोजर? बिकॉज दे ब्रेक डाउन, ये तोड़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, बड़े बड़े सब्सटेंसेस, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं। किस किस में? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गए, दैट गो इनटू द सॉइल, जो सॉइल में चले गए, एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट, और अब प्लांट उसको फिर से यूज करता है। वही मैंने लॉजिक दिया था, I was correct। नेक्स्ट, these decomposers, ये जो decomposers हैं ये एक्ट करते हैं एज क्लीनिंग एजेंट। हमने बोला ना क्लीन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, of environment by decomposing the dead bodies of plant and animal and can help in recycling of material। और ये रिसाइकल करते हैं, वहां पे अपन ने 5 R पढ़े थे, उसमें से एक R रिसाइकलिंग भी था, उसकी भी आगे अपन बात करेंगे। तो ये रिसाइकलिंग हो गई, रिप्लेनिशमेंट हो गया सॉइल का, दैट्स इट। इसीलिए डिकम्पोजर जरूरी है एनवायरनमेंट में, समझ में आ गया? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एब्सेंस इन इकोसिस्टम। काम तो हमने समझ लिया, अब अगर नहीं होंगे तब क्या हो सकता है? डेड बॉडीज एंड प्लांट्स वुड कीप लाइंग एंड देयर नंबर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो मरे हुए, मैं हमने यही तो बात करी थी, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं भैया, वो कहां जाएंगे? वो कलेक्ट होते जाएंगे। मरे हुए प्लांट्स, मरे हुए एनिमल्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल कलेक्ट होते जाएंगे अगर वो डिकम्पोज नहीं होने वाले हैं तो। एक तो वो प्रॉब्लम आएगी। दूसरी, अक्यूमुलेशन विल कॉज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। अगर ये सब जो डंप है, जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनके बॉडी मैटर्स हैं, वो सब क्या होते जाएंगे? इकट्ठा होते जाएंगे, और इकट्ठा होंगे तो क्या करेंगे? सॉइल को भी पोल्यूट करेंगे और वाटर को भी पोल्यूट करेंगे। दैट इज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन विल हैपन। एंड लेट मी टेल यू, ये जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल होते हैं, दे आर वेरी, दे क्रिएट वेरी अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट। वो बड़ा खराब एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी के वो जो मैटर्स हैं, व्हेन दे आर डिकेइंग, वो जब खराब हो रहे हैं ना, और देखो पड़ा रहेगा तो खराब ही होगा, और वो तो डेड है, उसमें तो कोई एक्टिविटी
कनेक्टिविटी भी नहीं है, कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी नहीं हो रहा, तो वो और ज्यादा खराब होगा एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी बैड स्मेल, वेरी बैड स्मेल। जब आप अभी अगर आप में से जितने भी लोग बायोलॉजी लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, जब आप कॉलेज में जाओगे और मेडिकल की पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, वहां पर आपको डाइसेक्शन के लिए ले जाया जाएगा, वहां पर आपको रखे हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स, वो पढ़ाए जाएंगे, एनाटॉमी वगैरह लैब में। भाई वहां जाना बड़ा मुश्किल लगता है। व्हाई? बिकॉज इट इज क्वाइट स्मेली, ऑब्वियसली इट विल बी। तो ये चीज तो यहाँ पे भी होगी। अगर एनवायरनमेंट में डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल पड़े तो वो स्मेली भी होगा, अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, लैंड और वाटर का पोल्यूशन कॉज करेगा। This is the problem. Next thing, also substances from which these bodies are made, such as soil and water, will never be recycled. और ये जो soil और water जहां पर ये पड़े हुए वो recycle नहीं होंगे, वो साफ ही नहीं होंगे, है ना, वहां ये सब डंप होता जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम अगर डिकम्पोजर्स एनवायरनमेंट में नहीं हुए। ये आंसर लिख के आना है इस तरीके का। क्लियर है? हो सकता है कि 3 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा ही नहीं गया हमको बताओ डिकम्पोजर क्या है, हो सकता है सिर्फ पूछ ले कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, अगर डिकम्पोजर नहीं है तो भाई क्या होने वाला है, बता सकते हो ना ये 3 बातें। एनवायरनमेंट क्लीन नहीं रहेगा, डंप जो है डेड और डिकेइंग का वो इकट्ठा होता जाएगा, उससे होगा पोल्यूशन, अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट, और रिसाइकल नहीं होगा वाटर का और सॉइल का। क्लियर? ऑलराइट, यस, सो विल मूव अहेड। Next question says, suggest 4 activities in daily life which are eco-friendly. 5 एक्टिविटीज बताओ डेली लाइफ में जो इको फ्रेंडली है, एंड आई एम वेरी श्योर आपके घर में भी ये एक्टिविटीज को फॉलो किया जा रहा होगा और मेरे घर में भी ये एक्टिविटीज फॉलो की जाती है। क्या कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो ऑलवेज प्रेफर कैरिंग अ बैग। आई ऑलवेज प्रेफर कैरिंग अ बैग मेड अप ऑफ क्लॉथ। काय के लिए, क्यों जरूरी है भाई? पॉली बैग नहीं ले जाना, पॉलिथीन बैग अगेन विल कॉज अ पोल्यूशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे कट ऑफ कर सकते हैं। अगर हम क्लॉथ का बैग लेकर जा रहे हैं, अगर हम वो कैरी कर रहे हैं तो उससे होगा क्या, उसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, उसको हम वॉश भी कर सकते हैं, एंड इट इज इजी टू कैरी और रीयूज करने के लिए भी अच्छा है। तो इजी है ना, वो करना चाहिए। दूसरी चीज, इफ यू आर लीविंग एनी रूम और यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, ऑलवेज हैव दिस हैबिट टू स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एनर्जी, राइट? सो इट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी इफ यू आर नॉट यूजिंग इट। अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो वो वेस्ट है ना। तो हमें क्या करना है, हमें लाइट, फैंस ये सब स्विच ऑफ करके ही जाना चाहिए। मेक इट अ हैबिट। और मैं आपको एक और बहुत अच्छी हैबिट बताती हूँ, ये मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, मतलब एक्सक्लूसिवली मैं करती हूँ। इफ देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर गिवन टू मी, अगर मैं कहीं गई, मुझे किसी ने पूछा मैडम पानी पीना है, तो भाई मान लो ले लिया, या मन नहीं था तो भी ले लिया। ऑलवेज 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 ट्राई, यू शुड ऑलवेज फिनिश दैट ग्लास ऑफ वाटर। हमेशा वो जो ग्लास है पानी का उसे पूरा पीना चाहिए, कभी भी उसमें पानी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी पीने से तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, है ना। और वाटर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस, है ना, पूरे एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर। एक तो वो वेस्ट नहीं होगा, दूसरा तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तीसरा हैविंग मोर एंड मोर वाटर इज ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ। तो हम क्यों नहीं कर सकते? दिस इज आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। मैं इस चीज को डेफिनेटली करती हूँ। आई डू नॉट वेस्ट द वाटर इनसाइड द ग्लास, क्योंकि वो जो आधा ग्लास पानी आपने छोड़ा है ना, उसको वैसे भी कोई पीने नहीं पीने वाला है ना। तो कोशिश करो कि वो पानी जो है आप उसे खुद पी जाओ। कभी ग्लास में आधा पानी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। Why to waste it when there is no problem with it, right? Okay. तो भाई हमने क्लॉथ बैग यूज कर सकते हैं, हम लाइट्स वगैरह स्विच ऑफ कर सकते हैं, वेस्ट को हमेशा हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब जितनी भी रिसोर्स वाली चीजें हैं उन सबको हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। घर का जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसका कंपोस्ट बनाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो, आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन, ये चीज दिस इज बीइंग फॉलोड एट माई प्लेस। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई जो डोमेस्टिक वेस्ट है यू कीप इट अप किसी कंटेनर में, और उसको वेस्ट वहां पे, जैसे पील ऑफ वेजिटेबल के निकले, फ्रूट्स के निकले, आप उसको लेके जाओ
उस कंटेनर में रख दो, ठीक है। फिर कभी घूमते फिरते गए, थोड़ी सी सॉइल ले जाके उसमें डाल दो, ऐसे वहां कलेक्ट करते जाओ। इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन प्रिपेयर आउट ऑफ वेस्ट। व्हाई? बिकॉज यू कैन अगेन गिव इट बैक टू दी प्लांट्स। आपके घर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं आप ये उसमें डाल सकते हो, और अगर आप ये उसमें डाल दोगे तो उनको एनर्जी मिलेगी। कभी कभी ऐसा करके देखना, घर का जो भी वो डोमेस्टिक वाला वेस्ट निकलेगा ना, पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसको मिक्सर में लेना। अगर कंपोस्ट नहीं बनाना है, एक बार ये करके देखना। इतना पेशेंस अगर कंपोस्ट बनाने का नहीं है ना, तो ये कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसको लिया, ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके मिक्स इट विद द वाटर, और उस वाटर को प्लांट में दे दिया। अच्छा, एक चीज याद रखना, हर चीज की अतिशयोक्ति खराब होती है। ज्यादा नहीं देना है, ऐसा नहीं कि रोज रोज चलो मम्मी लाओ दो, कितना बचा है, आज चलो प्लांट्स में डालेंगे। वो बताया था मैम ने मैग्नेट ब्रेन्स पे कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो इट्स गुड फॉर प्लांट्स, लेकिन करना है पर हफ्ते में इसको आप एक बार ही कर सकते हो। तो बाकी दिन क्या करेंगे मैम? वो जो वेस्ट निकलेगा उसका कंपोस्ट बनाएंगे, और इसको करके देखना, यू विल हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स एट योर प्लेस। ओके, तो हम ये कुछ चीजें कर सकते हैं विच आर इको फ्रेंडली एक्टिविटीज। लेट्स सी व्हाट कैन यू राइट विद द आंसर। 4 activities in daily life which are eco-friendly, using bags made of cloth। ठीक है, एक तो हमने बैग मेड ऑफ क्लॉथ यूज किया। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ बिल्कुल, आई ऑल्सो डू दैट। कारपुलिंग, है ना। अगर कारपुलिंग का मतलब क्या होता है? अगर मुझको और मेरे किसी फ्रेंड को, मेरी किसी फ्रेंड को एक ही जगह पे जाना है, तो क्यों ना हम दोनों एक ही गाड़ी से जा सकते हैं, है ना। दिस इज व्हाट, एक तो व्हीकल का जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा, फ्यूल कम यूज होगा, है ना, क्योंकि फ्यूल भी हमें देख के यूज करना है। इट इज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज को हमेशा वैसा ही यूज करना है कि भाई ये आखिरी है तो जीत पाओगे। उसके बाद आप साइकिलिंग कर सकते हो या वॉकिंग करके जा सकते हो थोड़े से डिस्टेंस पे। स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज। लाइट और फैंस को हमेशा स्विच ऑफ करो, यूज नहीं है तो। डंप ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लाइक वेजिटेबल पील्स और फ्रूट्स इन द ग्राउंड। इनको आप ग्राउंड में भी डाल सकते हो, मिट्टी में, ठीक है, ताकि वो कंपोज मतलब सॉइल को रिप्लेनिश कर सके, सॉइल को एनरिच कर सके न्यूट्रिएंट से वापस से। या फिर आप वो कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, कभी करके देखना और फिर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या ऐसा किया था। लेकिन अभी मत करना, एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। अभी एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद करेंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट थिंग, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। हमें भाई बस 2 डिफरेंस बता दो फूड चेन और फूड वेब के। तो फूड चेन क्या होती है? जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और ये सीरीज चली आ रही है। लेकिन फूड वेब क्या होता है? इंटरैक्शन, वैसा इंटरैक्शन जब आप बहुत सारी फूड चेन्स को मिला दो तो वो बन जाता है फूड वेब। अब उसमें एक और बात क्या होती है, यहाँ 2 पॉइंट्स लिखने हैं ना, तो बता देते हैं, रुको। 2 पॉइंट्स क्या है? दूसरा पॉइंट अपन ये भी है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म वहां पे फूड चेन में बैठा है ना, वो ऑर्गेनिज्म उसके नीचे 1, 2, 3 ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है। और ये जो प्रोड्यूसर है इसको भी 3-4 लोग खा सकते हैं। अगर हम फूड वेब की बात करें, वो एक जाला है, जाले की तरह वेब है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर 3-4 लोग बैठे हैं जो उसे खा सकते हैं, उनके ऊपर हो सकता है 2-3 लोग जो उसे फीड कर सकते हैं। लेकिन फूड चेन में क्या होता है? जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर आएगा कंज्यूमर, उसके ऊपर दूसरा कंज्यूमर, फिर तीसरा कंज्यूमर, एंड दिस सीरीज गोज ऑन। एक ही लाइन में चलते हैं, एक ही कतार में चलते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ ये कतार वतार नहीं समझते, यहाँ ये सब एक दूसरे के लिए बैठे हुए खाने को, बस इतना डिफरेंस होता है ना। यहाँ पर मेनी फूड चेन्स का इंटरैक्शन इज फूड वेब। एंड वन मोर थिंग, एक अकेली फूड चेन है तो भाई एक ही ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑर्गेनिज्म, ये ट्रॉफिक लेवल अगर चल रहा है तो वो हो गई हमारी चेन। अब फूड चेन शोज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और हैबिटेट। और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या हैबिटेट में मिलेंगे, जैसे कि एक्वेटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल लैंड पर रहने वाला हो गया, तो ये वैसा होता है। लेकिन फूड चेन में क्या होता है? इन एन इकोसिस्टम several food chains, बहुत सारी, मैंने बोला ना, it is the many food chains interacting together. Several food chains are linked together and intersect each other to form a complex network called as food web. ये complex network बना लेती हैं जो कहलाता है food web. Next thing, member of higher trophic level feed upon a single type of organism of the lower trophic level. जो higher trophic level का organism है वो एक ही single type के organism पे feed करेगा जो उसके नीचे ने lower trophic level
लेवल पर रहा होगा। और यहाँ पे क्या होता है, मेंबर ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल कैन फीड अपॉन ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑन अनदर फूड चेन, दूसरी फूड चेन में भी घुस सकता है, क्योंकि यहाँ तो 3-4 फूड चेन है एक साथ मिक्स, तो फूड वेब बना था। सिंपल है। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। Next question says, name the waste which are generated in your house daily. What measures would you take for their disposal? अब हमसे पूछा गया है हमारे घर में से क्या क्या वेस्ट प्रोड्यूस होता है डेली बेसिस पे, और हमें बताना है कि ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करने वाले हैं। तो वेस्ट कौन कौन सा प्रोड्यूस होता है, सुबह से चालू करते हैं, मतलब रात तक पहुंचेंगे, दिनचर्या देखते हैं, ठीक है। तो हमारा स्केड्यूल क्या होता है, देखो सुबह खाना खाया होगा तो वेस्ट निकला होगा, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पील्स निकले होंगे, और वो टी मिली होगी या फिर कॉफी मिली होगी या बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स पिया होगा, तो फिर वो भाई हमने कैसे पिया होगा, दूध के पैकेट है ना, मिल्क पैकेट्स जो आए होंगे उससे, तो अगेन कुछ प्लास्टिक भी निकला होगा, राइट, तो वो पॉलिथीन बैग ये सब निकला होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अभी तक हमको दिखा वेजिटेबल पील, ठीक है, या फिर फ्रूट्स के पील निकले, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखा कि वो मिल्क पैकेट्स निकले थे, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि प्लास्टिक। उसके बाद भाई न्यूज़पेपर आया होगा घर में, तो न्यूज़पेपर भी तो इकट्ठा होगा, तो न्यूज़पेपर ले लेते हैं। और क्या आया, जल्दी से दिमाग लगाओ, अभी तक तो आ गया होगा तुम्हें याद भाई। अब जब तुम 10th क्लास खत्म करके 11th क्लास में जाओगे तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो सारी बुक संभाल के रखेंगे। कुछ ऐसे भी अननेसेसरी बुक्स और पेपर, बुक्स तो नहीं कहना चाहिए शायद, कॉपीज या पेपर्स ऐसे होंगे जो आपके अब यूज के नहीं है, तो आप उसको भी डिस्पोज ऑफ करोगे, सही है। तो अपन समझ लेते हैं कि कोई सपोजिंगली बुक्स हैं या फिर कोई अदर पेपर्स हैं, ये सब चीजें निकल सकती हैं घर से। और क्या निकल सकता है, पॉलिथीन बैग निकल सकता है, हो सकता है वेजिटेबल आ गई हो पॉलिथीन बैग में, उसने खुद से रख के दे दी हो जो हमें नहीं लेनी चाहिए थी, या किसी और रीजन से आ गई हो, तो पॉलिथीन बैग समझ लेते हैं। और क्या निकला होगा, अब जो हम क्लोथ्स रिजेक्ट कर देते हैं वो भी तो वेस्ट है ना, तो फिर क्लोथ्स के फॉर्म में भी वेस्ट निकलता है, ठीक है। और क्या निकलता है, वुड के फॉर्म में। वुड के फॉर्म में कैसे निकलता है, सपोजिंगली मैच बॉक्स, ठीक है, या फिर कोई पुराना वुडन फर्नीचर दैट यू डू नॉट वांट टू यूज, वो भी निकल सकता है, तो भाई वो निकल गया, राइट। कोई मेटालिक चीज भी हो सकती है, कोई मेटल के फॉर्म में अगर आपने रिजेक्ट किया, कोई वेसल, कोई यूटेंसिल, वो भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे वेस्ट हमको दिखते हैं जो डेली लाइफ में भाई निकल रहे हैं। अब वेजिटेबल पील देखो, सुबह भी निकला होगा, हो सकता है दिन में भी निकला, हो सकता है रात को भी निकला हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर coming out of your house daily, and how do you dispose of them? हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम हर चीज पढ़ के आए ना, रिसाइकल करना, रीपर्पस करना, रीयूज करना, रॉट करना, है ना, डिकम्पोज करके कैसे हम यूज कर सकते हैं वेजिटेबल पील्स को टू एनरिच दी सॉइल। अगर हमने सपोजिंगली प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग देखा है तो हम अलग से उसको डंप करें, ऐसी जगह पानी वगैरह में ना डालें और घर के बाहर जैसी चीजों में ना डालें, ताकि सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ना हो और कोई ऑर्गेनिज्म भी उसको ना खाए। अगर पेपर या बुक है तो हम अलग से उसको डिस्पोज ऑफ करें, ताकि वो वापस से कोई जो भी जिसको आप दे रहे हो, जो यूज करने वाला है, वो उसे रिसाइकल करके यूज कर सके। या आप उन चीजों को, अगर आपके पास समय निकलता है तो कोशिश कर सकते हैं एक आध दिन देके रिसाइकल करने की। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल फॉर दैट, राइट। तो हम इस तरीके से हमेशा उस वेस्ट को ऐसे डिस्पोज ऑफ करें दैट इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस any problem for the environment or for any other organism. This is the most important thing. I think this is the most important thing for a lesson for a life even. आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपसे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, या आपके थॉट्स का अगर कोई वेस्ट है, तो हमेशा उसको ऐसी जगह लगाओ कि वो दूसरे का नुकसान ना करे। आप अगर गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है,
तो वो किसी और पे मत निकालो, क्योंकि वो उसका मेंटल पीस खराब करेगा ना। तो अपने नेचर का, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक इंसान का जो नेचर होता है, उसका भी नेगेटिव इफेक्ट किसी पे नहीं आना चाहिए। जो वेस्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं आना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव थिंग, राइट? अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो कुछ भी मत क्रिएट करो, नेगेटिव बिल्कुल मत दो, राइट? ओके, so let's see what can you write for this answer. Enough of lessons. Waste which are generated in our house daily and measure for their disposal. क्या क्या हो सकते हैं? Raw vegetable, पील ऑफ फ्रूट्स, राइट? इनको डिस्पोज कर सकते हैं हम अंडरग्राउंड इन अ नियर बाय गार्डन, जहां पर डिकम्पोजिशन के बाद इट इज गोइंग टू एनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। वहां पर ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ एनरिच कर देगा, तो ये हम कर सकते हैं, ये हमने किया भी है। नेक्स्ट थिंग, पेपर वेस्ट लाइक न्यूज़पेपर, बुक्स एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड और कैन बी सोल्ड। या तो आप उन्हें बेच दो ताकि ले जाकर सामने वाला रिसाइकल करे, या आप खुद भी रिसाइकल कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया। और हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट लाइक पॉली बैग, प्लास्टिक टॉयज एक्सेट्रा कैन बी सोल्ड इन सूटेबल शॉप वेयर दे बी रिसाइकल, जहां पर उनको भी रिसाइकल किया जा सके। या कोई और हाउस होल्ड वेस्ट है लाइक पीसेस ऑफ ग्लास, क्लोथ्स एक्सेट्रा शुड बी सेफली डम्प्ड इन गार्बेज बिन्स प्लेस टू कलेक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे जगह जाकर उसे डंप करो जिसका काम ही है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इकट्ठा करना। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? ये कुछ लॉजिकल सा क्वेश्चन है जो बिल्कुल पूछा जा सकता है टू टेस्ट योर माइंड, ठीक है? उसके लिए भी मैंने आपको ऐसे प्रिपेयर किया है। एंड हमेशा बेसिक से सोचना चालू करना। अगर यही नहीं, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आपसे डेली लाइफ को लेके आपसे पूछा जाए, आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, अपने को क्या करना चाहिए, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो शुरू से स्टार्ट करो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, you will definitely achieve it, right? Next question. Suggest suitable mechanism for waste management in fertilizer industries. कुछ suitable mechanism बताओ कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम जाएं तो वहां पर तुम्हें सबसे पहले, ये तुम अपने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो अपनी पिछली क्लासेस से, कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं। इसीलिए वो कहां पर होती थी, जो अपना सिटी का एरिया होता है ना उससे बाहर होती है, आउटस्कर्ट्स पे होती है, दूर के एरिया में, क्योंकि उससे जो गैस रिलीज होने वाली है वो पॉपुलेशन को हार्म ना करे, वो पोल्यूशन ना पहुंचाए एयर में, और उससे रिलीज होने वाले केमिकल्स वाटर में ना जाएं, क्योंकि अगर वो वाटर में जाएंगे तो क्या होगा, एक्वेटिक वाटर में इकट्ठा हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और फिर एक्वेटिक एनिमल उसे ले लेंगे, एक्वेटिक एनिमल के अंदर चला जाएगा फूड चेन में। अब वहां से हो सकता है कि कोई छोटी फिश ऐसी रही हो जिसको कोई ऑर्गेनिज्म खाने वाला है, तो क्या होगा, जैसे ही वो छोटी फिश को कोई दूसरा बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, सपोजिंगली मान लो ह्यूमन बीइंग ने ही खा लिया, तो क्या होगा, ये जो प्रॉब्लमैटिक टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये इकट्ठे होने लगते हैं ना फूड चेन में, जिसको हम कहते थे बायोमैग्निफिकेशन, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेस्ट इन द ट्रॉफिक लेवल, राइट? इट वाज द बायोमैग्निफिकेशन, तो वो हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म होता है किसका, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से जो कचरा निकलता है, जो डंप, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको ये सारी चीजों में ना जाए, मतलब एयर पोल्यूट ना करे, वाटर बॉडी में सीधा सीधा ना जाए, नहीं तो फूड चेन में चला जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो कैसे इसका हमें वेस्ट मैनेजमेंट का आंसर लिखना है, देखो, केमिकल्स एंड हार्मफुल गैसेस आर द मेन पोल्यूटेंट जो निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं या गैसेस निकलते हैं, ये मैंने बताया आपको, विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ फर्टिलाइजर फैक्ट्री एंड अ सूटेबल वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर सच इंडस्ट्रीज। ये तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये चीजें प्रोड्यूस होती है, इसका करना चाहिए ऐसे ऐसे हमको सॉल्यूशन, मतलब हमें उसका वेस्ट डिस्पोजल जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, दीज पोल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड, इनको कंट्रोल किया जा सकता है एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन विद इन द फैक्ट्री और नियर बाय ट्रीटमेंट प्लान। अब इसको हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसमें ऐसी चीजें यूज करें जिससे वेस्ट कम प्रोड्यूस हो। पहला तो अपना वही है कि भाई इतना कचरा ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो कि उसको आपको संभालना पड़े, वही कोशिश करो कि कम प्रोड्यूस हो, एक चीज।
दूसरा, टू कंट्रोल, अगर हमको एयर पोल्यूशन कंट्रोल करनी है, सर्टेन अब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट मे बी फिटेड इन चिमनी ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज व्हिच कैन अब्सॉर्ब हार्मफुल पोल्यूटेंट्स बिफोर द स्मोक इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो हम क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? सपोजिंगली एक फैक्ट्री है और यहाँ इसकी चिमनी है, तो हम इस चिमनी में कोई ऐसा कुछ सब्सटेंस लगा दे, कोई ऐसा हम इसमें चिमनी में फिट कर दें इक्विपमेंट जो ये जो गैसेज रिलीज हो रही है गैसेस को एब्जॉर्ब कर ले और एनवायरमेंट में जाने ही ना दे, एनवायरमेंट में वो गया ही नहीं और एब्जॉर्ब हो गया केमिकल, तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, बस वही लिखा है। और अपन क्या कर सकते हैं इसके अलावा? वाटर मिक्स्ड विद केमिकल, जो वाटर केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है, कैन बी सेंट टू वाटर बॉडीज आफ्टर ट्रीटमेंट। जहां पर पानी के साथ वो केमिकल मिक्स हो रहा है उसको अलग रखो और उस पानी को फिर ट्रीट करो, मतलब वो केमिकल उसमें से फिल्टर करके हटा दो और अब इस पानी को नॉर्मल वाटर बॉडी में जाने दो, क्योंकि केमिकल वाला पानी अगर जाएगा तो वाटर बॉडी जो है वो खराब होगी, वाटर पोल्यूशन होगा, उससे फूड चेन में जाएगा, फूड चेन में जाएगा तो बायोमैग्निफिकेशन होने के चांसेस है। सही है ना? तो अब अपने को क्या करना है, पहले इसको यहां पे इसका इलाज कर लो, ठोक पींच के इसको बराबर कर लो एकदम, ठीक है। और अब इसके बाद इसको आगे जब जाना है तो ये अच्छा पानी जाए ताकि पोल्यूशन ना क्रिएट हो। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ट्रीटमेंट इन ट्रीटमेंट प्लांट्स विद इन इंडस्ट्रीज, ये काम इंडस्ट्री में हो जाए। वाटर कैन ऑल्सो बी सेंट टू एनी नियर बाय ट्रीटमेंट प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ suitable ड्रेनेज, जहां पर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना हो। That is what can be done with the chemical waste produced out of the factories. Clear? All right. Let's move ahead. Next question. What are the byproducts of fertilizer industries? How do they affect the environment? अभी अपन से क्या पूछा गया था? बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है? अभी पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा। अब क्या पूछा? देखो एक ही टॉपिक है लेकिन ट्विस्ट करके क्वेश्चन आया है। क्या कि जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के वो क्या होते हैं और ये इफेक्ट कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को, इनका क्या इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट में। अब क्या क्या होते हैं बाय प्रोडक्ट्स? तो यूजुअली जब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर पोल्यूशन इन एयर एंड वाटर, तो वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था? वहां पे हमने पढ़ा था एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, कोरोजन पढ़ा था बिल्डिंग्स का, एसिड रेन के अलावा ओजोन के बारे में पढ़ा था। तो वहां हमने कुछ सर्टेन फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे हमने कुछ गैसेस पढ़ी थी, नाइट्रोजन गैस, सल्फर गैस, है ना। और ये जो नाइट्रोजन सल्फर गैस जो होती है वो क्या करती है? वो ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में और क्लाउड्स के पास जब पहुंचती है तो क्लाउड में अवेलेबल वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और कॉज कराती थी एसिड रेन। एसिड रेन से प्रोड्यूस क्या होता था? जो बिल्डिंग्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें कोरोजन हो जाता था, बिल्डिंग्स खराब हो जाती थी। सॉइल में वो एसिड रेन का वो आ जाता था इफेक्ट, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती थी, प्लांट्स को हार्म हो सकता था। इनफैक्ट वाटर बॉडी में जब ये एसिड रेन वाला वाटर मिलेगा तो ये एक्वेटिक लाइफस्टाइल को भी हार्म करेगा। ये वाली चीजें याद है। दूसरी चीज, वहां पर जो अपन ने नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस होती थी, राइट, ये सब पढ़ा था। ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ी थी। तो उन सब में यूज होने वाली ये जो गैसेस, ये जो प्रोडक्ट्स थे, ये वही बाय प्रोडक्ट्स हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से रिलीज होने वाले हैं, समझे। और हाउ डू दे इफेक्ट द इन्वायरमेंट? ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करवाएंगे और जो एक्वेटिक लाइफस्टाइल है उसको हार्म करेंगे, फूड चेन को हार्म करेंगे, बायोमैग्निफिकेशन करा सकते हैं। जब कलेक्ट हो जाएंगे एक ट्रॉफिक लेवल में, इकट्ठे होते जाएंगे फूड चेन में, तो सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म में जाके बायोमैग्निफिकेशन करा देंगे। ये प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे रिलेटेड जो बाय प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। इसको हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, ठीक है। देखो, द बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, कुछ थोड़े सॉलिड लिक्विड केमिकल्स भी होते हैं और कुछ सॉलिड वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। और ये सब्सटेंसेस जो हैं, दीज सब्सटेंसेस यूजुअली रिलीज्ड इन एयर और डंप इन वाटर बॉडी। या तो ऑब्वियसली ये एयर में रिलीज हुए होंगे, जैसे अपन ने अभी देखा था ना, इंडस्ट्री में चिमनी से रिलीज हो रहे थे तो एयर में रिलीज हुए, या फिर ये वाटर बॉडी में हुए होंगे रिलीज, और सी में, रिवर या सी में, विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया अपना कौन सा वाला, एयर पोल्यूशन हो गया, और दूसरा हो गया क्या, वाटर पोल्यूशन,
ठीक है, वाटर पोल्यूशन, ये दो प्रॉब्लम हो गई इससे। दीज सब्सटेंसेस व्हेन कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंटर द फूड चेन। इसके बाद ये हो सकता है कि ये फूड चेन में आ जाए, ये तीसरी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब अगर ये फूड चेन में आ गई तो बाय द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, अभी मैंने बताया था, दीज हार्मफुल केमिकल्स गेट कॉन्सेंट्रेटेड, ये हार्मफुल केमिकल जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं हर ट्रॉफिक लेवल में। ओमनीवोर्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स व्हिच इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब ओमनीवोर चाहे वो प्लांट खा रहा हो चाहे वो एनिमल खा रहा हो, अगर वो इनको खा जाए तो भाई उसके लिए कितनी परेशानी की बात है। उसने तो दो लोगों से एक ही जैसा केमिकल अब्सॉर्ब करके बायोमैग्निफिकेशन अपने अंदर इकट्ठा कर लिया ना, टॉक्सिक मटेरियल, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज, sulfur dioxide gas released in the atmosphere can cause acid rain which also affect monuments and building, और acid rain produce होगी और monuments और buildings जो है वो खराब हो जाएंगी। तो क्या क्या होगा, जो वेस्ट इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस हो रहा है उससे एयर पोल्यूशन होगा, उससे वाटर पोल्यूशन होगा, वो फूड चेन को इफेक्ट करेगा। जब वो फूड चेन को इफेक्ट करेगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल में और करवाएगा बायोमैग्निफिकेशन। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, मैंने अभी बताया क्या करता है, सल्फर गैस जो होती है वो एनवायरमेंट में से कहां जाती है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ऊपर जहां क्लाउड्स है वहां पे उनके साथ वाटर प्रेजेंट है उनमें, तो क्लाउड्स के साथ जाके पानी में मिक्स हो जाएगी और फिर कराएगी एसिड रेन। एसिड रेन होगा तो बिल्डिंग्स खराब होंगी, सॉइल खराब होगी, एक्वेटिक लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगी, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और जब इतनी प्रॉब्लम ये कर रहा है तो बस यही हमको उस चीज में बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन द एनवायरनमेंट। तुम्हें क्या लगता है, एग्रीकल्चर जो हमारे देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से एक्चुअली हमारे लिए जो है फूड वो जनरेट हो रहा है, उसकी व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के भी कुछ नुकसान है। देखो, हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो यहां पर क्या नुकसान है इसका, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दिमाग लगाओ, बेचारा वहां पे वो फार्मर जो इतनी मेहनत कर रहा है उस क्रॉप फील्ड में, और वो क्रॉप से वो मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। उसकी साल भर की कमाई है वो, है ना, जो उसने खून पसीना लगा करके करी है। अब क्या हुआ कि ये चीजें जो है, लेकिन ये तो अच्छी तो बहुत है, इनके साथ हमको फूड मिलने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये सोचो कि उसमें हार्म क्या क्या है। कभी इस बारे में सोचा है? तो उसमें हार्म ये हो सकते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अपन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, पहले अपन सॉइल प्रिपेयर करते हैं, उस जगह की, उस एरिया की सॉइल को हम तैयार करते हैं, उसमें एयर स्पेसेस बनाते हैं, ताकि सॉइल में जब एयर स्पेसेस आ जाए और एयर ट्रैप हो जाए तो वो रूट या सीड बाद में यूज कर सके। और जब हम सॉइल प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हम सीड को सो करते हैं, मतलब बीज बोते हैं, बीज लगाते हैं। तो क्या करते हैं उसके लिए भाई, वो भी हम बहुत ध्यान से करते हैं। ज्यादा अंदर रख दिया बीज को तो सनलाइट नहीं मिलेगी, मर जाएगा भाई, वो जी नहीं पाएगा, प्लांट प्रोड्यूस नहीं होने वाला। और ज्यादा ऊपर रख दिया तो हो सकता है पानी के बहाव से या किसी और पशु पक्षी की मदद से वो चला जाए और वहां उस जगह पे ना रह जाए, तो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आता है कि जब मैंने उस सीड को ग्रो कर दिया और वो थोड़ा बहुत ग्रो होने लगा तो उसके साथ एक जंगली पौधा उगने लगा जो फिर से उसका सारा न्यूट्रिएंट ले रहा है सॉइल में से, तो वो नुकसान करता है। मतलब वीड था वो, अब ये अनवांटेड प्लांट को हटाना है। अब मैं सोचा यार सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स कम है, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो हमने डाले मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिए ना, केमिकल आ गया ना, क्योंकि वो तो मैनमेड है। अब जब वो केमिकल आ गया तो क्या होगा, सॉइल में मिक्स हो गया, प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया, और हो सकता है उसी दिन इरिगेशन हो गया, वाटर डाल दिया, तो वो पूरा जो फर्टिलाइजर है वो कहां चला गया, वाटर बॉडी में कहीं चला गया। अब वो फर्टिलाइजर या वो मैन्योर क्या था, केमिकल था, तो अब इसकी जरूरत वाटर बॉडी को तो बिल्कुल नहीं थी। तो वो केमिकल जब वाटर बॉडी में जाएगा तो कराएगा वाटर पोल्यूशन, और फिर जब पानी में चला गया है, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो एक्वेटिक एनिमल्स उसको पी लेंगे ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो प्रोड्यूसर में जा सकता है, कंज्यूमर में जा सकता है, फाइटोप्लैंक्टन्स में जा सकता है, फिशेस में जा सकता है, क्रेन जो बर्ड होती है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म, क्रेन विच इज फाउंड इन दी वाटर बॉडीज, वो जो लंबी वाली एक बर्ड टाइप की दिखती है वो भी खा सकती है। हो सकता है वो फिशेस को हम खा लें तो ये हमारे अंदर भी डायरेक्टली चला जाए। अगेन व्हाट विल हैपन, बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा, वो टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है ट्रॉफिक लेवल में, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं किसके साथ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ।
प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो, ऑल्दो एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तो सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स, बट फिर भी उसके कुछ हार्मफुल, कुछ हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऑन एनवायरनमेंट, विच आर एज फॉलोज। क्या? अच्छा, एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस कॉज डिफॉरेस्टेशन, ये भी होता है। अब क्या होता है कि अगर हम ट्रीज को कट कर दें और स्पेस क्रिएट करें, भाई यहाँ पर हम करेंगे फार्मिंग करनी है हमको यहाँ, तो आप यहाँ से सब ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं इनको काट दो, जगह खाली कर दो, अब हम यहाँ क्रॉप ग्रो करेंगे, तो आपने वो जो प्लांट्स काटे उससे डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है, वहां पर एग्रीकल्चर में ये भी आपने पढ़ा हुआ है, स्लैश और बर्न मेथड यूज होता है, मतलब प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और उसके बाद उसको थोड़ा बर्न कर दिया जाता है। बर्न इसलिए किया जाता है, जब वो सॉइल में मिलेगा तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस सॉइल में आ जाएंगे, और जब वो न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में आ जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, अब उसमें प्लांट्स और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बट इन प्रैक्टिस इससे पोल्यूशन, आपने अगर बर्न किया तो पोल्यूशन क्रिएट हो गया ना, एयर पोल्यूशन, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, ट्रीज काट दिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, और डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है रेनफॉल कम हो जाती है डिफॉरेस्टेशन से, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जब रेनफॉल जो है, डिफॉरेस्टेशन जब हो जाता है तो रेनफॉल कम हो जाती है, सॉइल फर्टिलिटी कम होने लगती है, क्योंकि अब पेड़ ही नहीं है, आसानी से पानी और हवा जो है वो सॉइल का अपर पोर्शन ले जा सकती है, सॉइल इरोशन भी करा सकती है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रेनफॉल इट में ऑल्सो result in soil erosion. Next thing, excess drainage of groundwater for irrigation purpose lowers the water table and results in acute water shortage। और बार बार वहां पानी हम दे रहे हैं, अगर इरिगेशन कर रहे हैं एक्सेसिवली, तो उससे acute water shortage भी हो सकता है। acute मतलब कम समय के लिए। अब ये दो वर्ड याद रखना, कौन से, ये वैसे आप पढ़े हुए हो, आपने पढ़े हैं ये, एक वर्ड होता है acute और दूसरा वर्ड होता है क्रॉनिक। ये आपने कहां पढ़ा था, ये आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर में पढ़ा था, अक्यूट डिसीजेस और क्रॉनिक डिसीजेस पढ़ा था ना। अक्यूट का मतलब होता है कम समय के लिए, क्रॉनिक का मतलब होता है जो ज्यादा समय से हो, ठीक है। तो अक्यूट शॉर्टेज होती है यहां पर पानी की, ये बात याद रखना। जितने लोग बायोलॉजी प्रेमी है ना, ये बहुत जरूरी है अपने लिए, ठीक है, और जितने नहीं है ये आपके लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए ना, अपने को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इतने तो हम भाई एजुकेटेड हैं, वी आर ऑल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, तो इतनी बात तो हमें पता होना चाहिए। अक्यूट मतलब कम समय के लिए, क्रॉनिक मतलब लंबे समय के लिए, और यहाँ पर हो रहा है अक्यूट वाटर शॉर्टेज। कई जगह पर कम समय के लिए पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि आपने पानी को एक्सेसिवली यूज कर लिया। अगर आप एक्सेस यूज को रोक दोगे तो आपके पास इनफ वाटर अवेलेबल रहेगा। Okay, next thing, synthetic fertilizers and pesticides used in the field during rainfall washed away to rivers and other water bodies which cause water pollution। ये जो fertilizer और pesticides मैंने बताए थे वो water body में चले गए थे, तो उससे हो गया था water pollution। और क्या हो सकता है, chemical pesticides being non biodegradable accumulates in the organism and in increasing amount at each trophic level commonly known as biomagnification। अगर तुमसे कोई ऐसा इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन पूछा गया जहां से फर्टिलाइजर बन रहा है और वेस्ट रिलीज हो रहा है, वहां पे बायोमैग्निफिकेशन जरूर आएगा, इसको जरूर मेंशन करना है। और जब मैं 10th क्लास में थी तो मुझसे पूछा गया था मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, और यहां पर ये आंसर उसी का लिखा है, इसीलिए मैंने इसको अलग से आपको दिखाया है। क्या केमिकल पेस्टिसाइड्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल अक्यूमुलेट हो जाते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड है जो पेस्ट को मार रहा है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अक्यूमुलेट हो गया मतलब इकट्ठा हो गया ऑर्गेनिज्म में इन इंक्रीजिंग अमाउंट, मतलब आगे आगे जब फूड चेन चल रही है तो ये ज्यादा ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है एट ईच ट्रॉफिक लेवल कॉमनली नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। सो इट कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म, पर हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, इतनी प्रैक्टिस की है कि यहां से एक भी नंबर जाना नहीं चाहिए। देखो नंबर हमेशा ऐसे मांगना चाहिए जैसे भिखारी भीख मांगता है, कैसे, एक दे दो ना प्लीज दीदी, दे दो ना, दे दो ना। हर जगह आंसर ऐसे ही लिखना है कि मुझे यहां भी नंबर मिल जाए, वहां भी नंबर मिल जाए, इस पे भी नंबर दे दे, अगर मैंने ये लिखा तो मुझे यहां पे भी मार्क्स मिल जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करके एग्जाम देना है,
right? Clear? Okay, that's all. That is enough for today's question and answer session for our environment. And before going, I would like to tell you, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस इजीली देखने हैं तो आप एक और चीज कर सकते हो. आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com. तो जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो एक ऐसा विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा. ठीक है, इस विंडो में आपको क्या करना है, यहाँ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज लिखा हुआ है. यहाँ पर हर कोर्स का, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हमें पढ़ना है, एनटीएससी पढ़ना है, ओलंपियाड पढ़ना है, सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स या हिंदी मीडियम के लिए पढ़ना है, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. हम जैसे हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पे क्लास वाइज दिया हुआ है, क्लास सिलेक्ट कर ली. जैसे ही वो करोगे तो आपके पास ये कोर्सेज दिखने लगेंगे. ठीक है, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे. नाउ यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हेयर वट एवर यू वांट टू स्टडी. लाइक इफ यू वांट टू सॉल्व द बायोलॉजी एग्जाम्पलर, आपने यहां पर क्लिक किया वॉच नाउ. ठीक है, और जब आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा. इस विंडो में यहां लिखा हुआ है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस. यहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं. यहां आप नीचे नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको हर चैप्टर का सीक्वेंस में जो वीडियो है वो मिल जाएगा, और फिर आप उसको प्ले कर दीजिए तो आपके सामने ऐसे वीडियो रन होने लगेगा आपकी स्क्रीन पे. दैट्स इट. एंड मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए, आपको कोई परेशानी ना आए इसके लिए, ये जो हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com, इस पर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल हमारी ऐप मैग्नेट ब्रेन्स पर सभी वीडियोस चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज जो हैं वो अवेलेबल कराए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. और यही नहीं, अब हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स पर मैग्नेट ब्रेन्स फॉर हिंदी मीडियम इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसको आप सजेस्ट कर सकते हैं सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, जो कि है फ्रॉम 6th क्लास टू दी 12th क्लास. तो उनके लिए भी बहुत इजी हो गया है हर सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना. तो इसे बिल्कुल शेयर करना है आपको उनके साथ, और करना है इसे सब्सक्राइब, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड then at Magnet Brains we provide the 100% free education platform for kindergarten to class 12. आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक इस वीडियो को, और करना है सब्सक्राइब इस चैनल को, और इसे करना है शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं. यू हैव द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी विथ मैग्नेट ब्रेन्स, राइट? थैंक यू सो मच.